23 एम्स भी हैं जिसमें से ज़्यादातर अब ऑपरेशनल है, केवल 4 अंडर कंस्ट्रक्शन रह गए हैं। ऐसी दुनिया की कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज भारत में न हो और बहुत अच्छा वाला इलाज ना हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोविड की चर्चा आप लोगों ने की, मैं उसमें ये अपनी तरफ से जोड़ देता हूं कि 200 करोड़ वायल लगा देना मजाक नहीं है, इतनी बड़ी आबादी को लगा देना, ये सब कमेंडेबल जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। और उसमें बहुत मिसहैपनिंग भी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, सारी बातें हैं और हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इसके बावजूद सर मेरा मूल प्रश्न ये है जिसको हमें लगता सोचना चाहिए, मैं जजमेंटल नहीं हूं। एक हार्निया का ऑपरेशन एक जगह पे 8-10 हज़ार में हो जाता है और एक जगह 1.5 लाख का पैकेज मिलता है, ये बहुत बड़ा गैप है सर। और हमको ये या किसी भी व्यक्ति को ये हक होना चाहिए कि वो एक अच्छे हॉस्पिटल में, हाइजीनिक हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा सके। ये जो डिफरेंस, ये जो डिवाइड क्रिएट हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा है सर, और ये ज़्यादातर जगहों पे अब होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये जानने की आप लोगों से कोशिश भी करता हूँ, मैं एक दुबे जी से कमेंट ले लूँ कि हमें इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। और कोविड के दौरान में आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमी नहीं थी, एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं था। हमें कोविड के दौरान ये नहीं पता था देश में कि बगल वाले जिले में कितने बेड खाली हैं, क्योंकि हमने वो कभी सिस्टम क्रिएट ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें कि एक यूनिफाइड सिस्टम, एक नेटवर्क क्रिएट किया चाहिए। दुबे जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, हमारे दोनों आदरणीय चिकित्सकों ने जो कहा है, मैं उससे सहमत होते हुए अपनी बात कह रहा हूं, मैं उनसे असहमत नहीं हूं। मैं जिस तरह शिक्षा की हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले विश्लेषण किया था, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी विश्लेषण उसी तर्ज में करना चाहूंगा कि इसकी भी 2 कहानियां हैं। एक कहानियां मेडिकल कॉलेजों की, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की और बड़े बड़े 5 सितारा अस्पतालों की कहानी है, और दूसरी कहानी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की, मोहल्ला क्लिनिकों की कहानी है। और बहुत ही निचले स्तर पर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, अपनी अपनी उन्होंने डिस्पेंसरीज खोल रखी हैं, उनकी कहानी है। सवाल ये है कि इन दोनों कहानियों के बीच में ताल्लुक क्या है। मेरा मानना है कि ये दोनों कहानियां अलग अलग चल रही हैं। वो कहानी अलग चल रही है और ये वाली कहानी अलग चल रही है। जो नीचे वाली कहानी है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो लगातार उसका ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है। इसीलिए जिनको आप कह रहे हैं कि इस देश की 65 से 70% आबादी उस नीची वाली कहानी में फंसी हुई है, और जो ऊपर वाली कहानी में लोग हैं वो केवल 25-30% लोग हैं जो ऊपर वाली कहानी से ताल्लुक रखते हैं। समस्याएं वहां भी हैं, समस्याएं यहां भी हैं, वहां कुछ लेकिन खूबियां भी हैं ऊपर वाली कहानी में, नीचे वाली कहानी में कोई भी खूबी नहीं है। आजादी के बाद से जो ग्रामीण जनता को और अर्धशहरी जनता को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए जो स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश की गई थी, मेरी अपनी जानकारी यह है कि वो पूरा का पूरा ढांचा चरमराकर ढह चुका है पूरा। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जब तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा समस्या हल नहीं होगी। जहां तक ऊपर वाली कहानी है, एक बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई, एक ऐसे देश में जो कि अभी भी मिडिल इनकम कंट्री नहीं बन पाया है, अभी हम लोअर इनकम कंट्री हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल इनकम की तरफ जा रहे हैं, मझोली इनकम की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसे देश में 5 सितारा अस्पताल क्यों बनने चाहिए? ऐसे अस्पताल क्यों बनने चाहिए जिसमें एक बेड के ऊपर, एक बेड के प्रति बेड की जो लागत है वो इतनी जबरदस्त हो, जबकि सस्ती दर पर सभी तरह की आवश्यक सुविधाओं से संपन्न ऐसे अस्पताल बन सकते हैं जिनके अंदर कम लागत लगे, जिसमें जब कोई मरीज जाएगा तो उसको कम खर्चा करना पड़ेगा। जो आपने अभी हार्निया के ऑपरेशन में जो फर्क है वो बताया, वो फर्क तभी मिट सकता है जबकि 5 सितारा अस्पताल बनने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को लगातार हतोत्साहित किया जाए। अच्छे बड़े अस्पताल बने, कम लागत के अस्पताल बने, इसके अंदर सुविधाएं सब वही हों जो कि 5 सितारा अस्पतालों में होती हैं, और हम जानते हैं कि वो सुविधाएं कम लागत में भी दी जा सकती हैं। हमारे दोनों आदरणीय डॉक्टर मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, इसी पे मैं सवाल जोड़ता हूं, आप कमेंट करिएगा। क्या आम आदमी के लिए अच्छी क्वालिटी का सस्ता इलाज कराना संभव है क्या, अगर उसके पास आयुष या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है? हाँ जी, दुबे जी की जो बात उन्होंने उठाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा का जो संरचना है वो किस हालत में है और पिछले 75 साल में वो कहाँ से कहाँ तक गया है। तो यहाँ मैं 2-3 भ्रांतियाँ हटाना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा चाहे पीएचसी है या सीएचसी है
या यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जो है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पे हमेशा उस पे आवाज़ उठाई गई है और वो बहुत हद तक ठीक है। लेकिन और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा में अपना ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर होना चाहिए। और अब जो सरकारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस समय लगभग 70 से 75% प्राथमिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए है। और जिस तरीके से अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात हो रही है और सब सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, हम यहाँ पर इसको क्लियरली देखें, जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर या जिसको पब्लिक हेल्थ सिस्टम से जोड़ें, और दूसरी तरफ जो टर्शरी केयर, जो हम 5 सितारा अस्पतालों की बात करते हैं या मेडिकल कॉलेज, इन दोनों को साथ साथ भी देखने की ज़रूरत है और एक अलग परिप्रेक्ष्य से भी देखने की ज़रूरत है। तो इस समय पिछले 75 साल में ये सच्चाई ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र बनाया गया है वो काफ़ी सुदृढ़ हुआ है, और खासतौर पिछले 10-15 साल में जब नेशनल हेल्थ मिशन 2005 से शुरू हुआ तो उसके बाद काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन साथ ही साथ एक हमारी बहुत बड़ी समस्या रही है और उसकी तरफ क्या किया जा रहा है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज जो है मैं किसी भी प्रदेश में चला जाऊं, अगर मैं सरकारी स्वास्थ्य की सेवाओं को देखूं तो डॉक्टर्स की लगभग 40 से 50% कमी है, यानी कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। और यही देखते हुए 2009 में, यानी आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 13 साल पुरानी बात है, उस समय भारत में केवल 28,000 डॉक्टर्स प्रतिवर्ष निकलते थे और आज 2022 में 92,000 डॉक्टर हो गए हैं। इस पिछले 12-13 साल में बहुत तेजी से इस चीज को रियलाइज किया गया। मैं उस पूरी इस जर्नी से जुड़ा रहा हूं कि ये सबसे जरूरी है। हमें इस समय लगभग 15 लाख डॉक्टर हैं हमारे यहाँ और हमें लगभग जरूरत है 30 लाख, क्योंकि जब तक डॉक्टर की मात्रा सफिशिएंट नहीं होगी तो हमारे यहाँ जो छोटे क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, वहाँ डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि इंजीनियर्स, अब हमारे देश में लगभग 10 लाख इंजीनियर प्रतिवर्ष निकलते हैं और इसी की वजह से है कि दूर दराज के क्षेत्र में हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तो हेल्थ सेक्टर में भी ये जो जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं उसकी बहुत बड़ी जरूरत है, इसी तरीके से नर्सिस की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक और चीज मैं बताऊं कि जो प्रिवेंटिव डिजीज हैं, यानी कि वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बेहतर है और शहरी क्षेत्रों में लगभग नहीं के बराबर है। और यही कारण है कि अब 90% बच्चों में पूरा टीकाकरण हो जाता है। मैं कोविड की बात मैं नहीं करूंगा। दूसरी तरीके से रिसेंटली जो टीबी का कार्यक्रम चला और इसी तरीके से जो हमारे दूसरे मातृत्व वाली जो हमारी जो कार्यक्रम है कि आपको अंदाजा होगा कि 2005 में केवल 21% महिलाएं एक प्रसव, उनका जो डिलीवरी थी वो इंस्टीट्यूशन में थी और आज 87% है। तो इस जो एक प्रोग्राम चलाए गए हैं तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हुआ है। लेकिन मैं दुबे जी से बिल्कुल ही सहमत हूं कि इसमें अभी और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। लेकिन इन्वेस्टमेंट खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी है कि जब तक मेरे पास डॉक्टर नहीं होगा, नर्स नहीं होगा, मेरे पास एएनएम नहीं होगी, हेल्थ वर्कर नहीं होगा। और इसीलिए अब 2 कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, हेल्थ इन इंडिया एंड हेल्थ बाय इंडिया। तो एक तरफ 5 सितारा और जो हमारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो हमारे अपने लोगों के लिए और दुनिया भर के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ इन इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को बिल्ड करना, हमें लगभग 50 लाख ऐसे हेल्थ वर्कर चाहिए जो इस काम को पूरा कर सकें। तो इस दिशा में बहुत सारा